Describe the concept of performance management and the historical perspective of behaviorism in business in industries. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और उसकी हिस्ट्री। तो कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कहता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में जो कहाँ यूज़ होता है, टू आइडेंटिफाई measure improve employee performance ensuring that individuals and team objective align with the organization goals and strategies। मतलब कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का जो यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने में, मेज़र करने में और इम्प्रूव करने में एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और टीम ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रेटजीज़ के साथ, मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए बने गए ऑब्जेक्टिव वो इंडिविजुअल्स और टीम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने के लिए बनाए गए होने चाहिए इंडिविजुअल्स के या टीम ऑब्जेक्टिव। फिर आता है की कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऊपर बोला गया है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू क्रिएटिंग सस्टेन हाई प्रोफेशनल इन ऑर्गेनाइजेशन बाय फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ फीडबैक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि ऐसा कल्चर हो, परफॉर्मेंस हाई कैसे बनेगी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे फीडबैक हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में? गोल सेटिंग करना, कॉन्टीन्यूस फीडबैक वगैरह, परफॉर्मेंस अप्रेजल। गोल सेटिंग मतलब वो गोल बनाया जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। एस्टेब्लिशिंग क्लियर मेजरेबल गोल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड टीम्स दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्लियर मेजरेबल गोल्स एम्प्लॉयज़ के लिए हो, टीम के लिए हो, ताकि उन्हें पता लग सके कि इतना अचीव कर पाए हैं, इतना रह रहा है। सेटिंग स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ऐसा ऑब्जेक्टिव या ऐसे गोल्स बनाए जाएं जो स्पेसिफिक हो, हमें पता हो, सबको पता हो, आसानी से समझ में आ सके, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल हो। मेजरेबल और अचीवेबल यहाँ बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि तुम कर तो रहे हो 5 लाख का प्रोडक्शन और तुमने बोल दिया कि हम तो 20 लाख का करके दिखाएंगे, तो ये गलत है। मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। भाई तुम इतना नहीं कर पा सकते तो ऐसा बेफालतू में ऐसा ऑब्जेक्टिव मत बनाओ या फिर ऐसा गोल मत बनाओ। टाइम बाउंड मतलब होना चाहिए कि तुमको 1 महीने के अंदर अचीव हो पाए, ऐसा ही करना चाहिए। मतलब ऐसा गोल बना रहे हो जो 1 महीने के लिए, तो वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, अचीव हो जाए, उसके अकॉर्डिंग तुम गोल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग तुम स्टेप्स लो। फिर आता है कॉन्टीन्यूस फीडबैक, टाइम टू टाइम। 1 महीने में तुम्हें इतना प्रोडक्शन करना है तो तुम 1 वीक का देख लो, अगर 1 वीक में इतना हो जाना चाहिए, दूसरे वीक में इतना हो जाना चाहिए, तभी वो क्या बोलेगा, स्टेप वाइज देखते रहो कि 1 वीक में इतना होना चाहिए था, तो तुम उससे पीछे हो तो तुम नेक्स्ट वीक में क्या करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा उस पर ध्यान दो कि कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ बोल रहा है कॉन्टीन्यूस फीडबैक लो। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। वही बोला गया है कि अगर इम्प्रूवमेंट की जहाँ से भी थोड़ी सी भी वो है तो इम्प्रूव करो और अपने गोल्स अचीव करो। मैनेजर प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग 1-on-1 मीटिंग्स और थ्रू परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन। तो जो मैनेजर्स हैं उनको करना चाहिए, मीटिंग्स रेगुलरली करनी चाहिए या फिर टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, ताकि तुम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ये उसको अचीव कर पाने में सही चल रहे हैं, नहीं सही चल रहे हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑब्जेक्टिव बोला गया है यहाँ, ए फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस टू असेस एन एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस का एक स्पेसिफिक पीरियड में, यूजुअली एनुअली और सेमी एनुअली, मतलब कि साल में हो जाए या फिर बीच में हो जाए, 6 महीने का गैप में लेने के, तभी तो उसका प्रमोशन हो पाएगा। कंडक्टिंग ए परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग वेयर मैनेजर्स असेस एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड डिस्कस एरिया फॉर डेवलपमेंट। यहाँ वो पता लगाएंगे मैनेजर्स कि यहाँ अभी
बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। डेवलपमेंट प्लान्स आइडेंटिफाइंग स्किल्स गैप एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एंड डेवलप ऑन देयर रोल्स। अगर उसमें थोड़ी कमी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को क्या रिसोर्सेज दिए जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएँ, ताकि वो अपना जो काम है अपना अच्छे से और अच्छे से कर पाए। एग्जाम्पल ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंटरिंग, job rotation to develop employees competencies एंड प्रिपेयर देम फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एक बंदा है, अगर तुमने जूनियर लगा लिया तो क्या ज़िंदगी भर जूनियर ही रहेगा? ऐसा तो नहीं है। उसको मैनेजर की पोस्ट पर लाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सब देखना पड़ेगा। किसको? मैनेजर को देखना पड़ेगा। मैनेजर कौन है? HR है, या फिर जो उसके ऊपर है फाइनेंशियल का है, तो फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट है, जो मेन है हेड, वो देखेगा कि भाई उसके नीचे बंदे हैं, उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनमें क्या कमी आ रही है, कौन किस काम में ज़्यादा है। फिर आता है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। यहाँ हो गया ट्रेनिंग वगैरह दी गई, फिर उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा। मोटिवेशन भी तो बहुत ज़रूरी होता है। हाई परफॉर्मेंस, अब कोई बंदा है उसने मतलब अपनी मेहनत या फिर जो उसको लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा के कुछ अचीव किया है, ठीक है, उस पोजीशन पे आया है तो उसको रिवार्ड दिया जाए। प्रमोशन भी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, या फिर जो कंपनी है उसमें उसकी अप्रिशिएशन करवा सकते। पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंसिस्टेंटली मीटिंग और एक्ससीडिंग परफॉर्मेंस, मतलब मीटिंग हो रही है तो उस बंदे का उस मीटिंग में नाम बोलो कि भाई देखो इसका एग्जाम्पल लिया गया है, मतलब किसी भी XYZ का कोई बंदे ने अच्छा ग्रोथ किया है या फिर लर्निंग में थोड़ा ग्रोथ करके दिखाई है तो उसमें उसका अप्रिशिएशन करवा दो। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स, PIP बोला गया है। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान यहाँ क्या बोल रहे हैं? एड्रेसिंग अंडर परफॉर्मेंस थॉट स्ट्रक्चर प्लान्स दैट आउटलाइन स्पेसिफिक एक्शन टू हेल्प एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव। यहाँ क्या है? अंडर परफॉर्मेंस की हुई है, अगर ऐसा है कि उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें किस चीज़ की कमी आई और उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्शन, कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे, तो वो सब PIP परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान के अकॉर्डिंग लिए जाए। नेक्स्ट है अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट्स टू द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड बिजनेस आउटकम। वही बोला गया कि जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो क्या करे, कंट्रीब्यूट करे या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसमें हेल्प कर पाए, तभी माना जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट, मतलब उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में शामिल है इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस। लिंकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज टू बिजनेस KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लाइक इंक्रीजिंग मार्केट शेयर फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो यहाँ पहला पॉइंट यही हो गया कि जो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसको इंक्रीज़ की कैसे इंक्रीज़ होगा, इन्हेंस होगा। प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रेगुलर फीडबैक। भाई तुम ये चाहते हो उस एम्प्लॉय से और उसका फीडबैक लेते रहो तो क्या होगा, मोटिवेट होता रहेगा कि हाँ भाई मेरे पे ध्यान दिया जा रहा है, मेरे को काम दिया जा रहा है और मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं हूँ ये भी पूछा जा रहा है। अलाइंग इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। यहाँ क्या है, जो इंडिविजुअल्स के गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ही बनाए गए हैं। इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ को उस काबिल बनाया गया है जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसको ट्रेनिंग वगैरह देके उस काबिल या एलिजिबिलिटी उसकी कॉम्पिटेंसी इन्हेंस की गई है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट एंड कैरियर ग्रोथ, रिड्यूसिंग टर्नओवर रेट्स। इसकी इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब परफॉर्मेंस सुधारना मैनेजमेंट का काम है, तो मैनेज करना परफॉर्मेंस कैसे इन्हेंस होगी, कैसे होगी। तो यहाँ वही है कि फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, कैरियर ग्रोथ की गई है, रिड्यूसिंग टर्नओवर रेट्स। अब एक एम्प्लॉयज़ है, एक अच्छा काम किया है तो वहाँ से उसको खुद की ग्रोथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन की तो होगी। फिर यहाँ से अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ड्राइव्स ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब उसको काम ना
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं रही है, मतलब काम दिया जा रहा है बट रिस्पॉन्स तो ले ही नहीं रहे हैं कि हाँ भाई हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर कैसा हो रहा है, हो पा भी रहा है या ना नहीं हो पा रहा है। फिर आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियरिज्म इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है बिहेवियरिज्म का इन बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में। तो बिहेवियरिज्म इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो फोकस करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ एनवायरनमेंट स्टिमुली इन शेपिंग बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब यही हो गया कि कैसा बिहेवियर है, ठीक है। शेपिंग बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो कैसे हेल्प कर रहा है एक और अच्छे बिहेवियर बनाने में, मतलब ठीक है। एक यंग बच्चा है या फिर यंग कोई भी है, तो वो एक नया कैंडिडेट एक कंपनी में जाएगा, तो जो उसका उस टाइम का बिहेवियर और उसमें 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इट हैज़ had a significant influence on the business practices, particularly in the area of motivation, performance management and training। ये कैसे चेंज हो सकते हैं उन बिजनेस प्रैक्टिसेस पे, मतलब उसने काम कैसा किया है, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ मोटिवेशन। अगर उसको काम करते करते मोटिवेशन रही है उसको काम करने के लिए, और मतलब ऐसा है ना खुद से ही अंदर से ही उसका ये है कि हाँ मेरे को अब ये अचीव करना है, अब मेरे को ये अचीव करना है। एक होता है कि नहीं अब तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, उसको इतना काम सौंप दिया गया है कि अब उसका मन ही भर गया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसी रही है, उसकी ट्रेनिंग कैसी रही है। बिहेवियरिज्म was developed in the early 20th century primarily by psychologists such as John B. Weston, B.F. Sickner and Ivan Pavlov, एंड इट हैज़ शेप्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। ये तो हटाई दो, स्किप कर दो। इसके बाद आता है कि कौन से क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर कैन बी कंडीशन थॉट स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस। और शिट, ये सब भी ये स्किप करना तो स्किप ही कर दो, या फिर नहीं करना तो छोड़ो।